कभी कभी जिंदगी में छोटी से छोटी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह के ज्ञान से ही तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेस्टिंग संवाद कर सकते हैं। और जब हम अपनी नॉलेज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो हमें और ज्यादा खुशी मिलती है। इसीलिए आज मैंने आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं ताकि आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस बना सकूं। यूपीएस ट्रक्स के दरवाजे हमेशा खुले क्यों रहते हैं? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि यूपीएस ट्रक के ड्राइवर्स अपनी ट्रक्स बिना किसी दरवाजे के चलाते हैं, और इस प्रैक्टिस को अमेरिका में लीगल भी माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। आपने देखा कि एक एवरेज यूपीएस एम्प्लॉय एक दिन में कम से कम 130 बार रुकता है, और ऐसा करते दरमियान उन्हें अगर दरवाजा खोलना बंद करना पड़े तो इसमें कितना वक्त जाएगा। खास करके कुछ स्टॉप्स तो एक दूसरे से कुछ ही मिनट की दूरी पर होते हैं। अगर बिजनेस टर्म्स में कहें तो टाइम इज मनी। इसीलिए अगर इन दरवाजों को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो इसमें कंपनी का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि इसी कारण की वजह से यूपीएस ट्रक्स में एसी भी नहीं लगा होता, क्योंकि बार बार बाहर आने जाने की वजह से गाड़ी ठंडी होगी ही नहीं। यही कारण है कि यूपीएस ट्रक ड्राइवर बाहर से आने वाली हवा पर निर्भर होते हैं, जो उन्हें इस चिलचिलाती गर्मी से बचाता है। यूपीएस ट्रक बाएं क्यों नहीं मुड़ती? अगर आम शब्दों में कहें तो एक यूपीएस ट्रक को बाईं ओर मोड़ने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, और इससे पैसों का भी सीधा संबंध है। जब यूपीएस ने ग्रीन ड्राइविंग के बारे में सोचा तब उन्होंने ट्रक में एक स्पेशल सेंसर लगाया, जिससे ये पता चला कि बहुत सारे ड्राइवर्स लेफ्ट टर्न लेने के लिए राह देखते रहते थे। इसीलिए 2004 के बाद मैनेजमेंट ने अपने ड्राइवर्स को गाइड किया कि इंतजार करने के बजाय वे राइट टर्न ले लें, और उन्होंने रूट्स को भी इस तरह से प्लान किया कि उन्हें कम से कम लेफ्ट टर्न्स मिलें, जिसके लिए उन्हें तुरंत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो गए, क्योंकि ऐसा करने से वे हर साल एडिशनल 3,50,000 पार्सल डिलीवर करने में सक्षम थे। इस दरमियान उन्होंने 10 मिलियन गैलन्स गैस भी वेस्ट होने से बचा ली, और तो और 35 मिलियन भी बचाए। जीन्स पर ये छोटा पॉकेट किस लिए है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आपने कभी सवाल नहीं उठाए हैं, और मैं दावे से कह सकता हूं कि इन चीजों की लिस्ट में आपके जीन्स का सामने वाला छोटा पॉकेट जरूर है। अगर इतिहास की बात करें तो ये एक पॉपुलर पहनावे के इस यूजलेस एडिक्शन को वॉच पॉकेट के नाम से जाना जाता है। इस पॉकेट की शुरुआत 1800 के दशक में हुई थी, जब काउबॉयज अपनी पॉकेट वॉचेस अपनी वेस्ट कोट्स पर पहनते थे। लेकिन जल्द ही लिवाइज ने एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पॉकेट का इंट्रोडक्शन किया, ताकि घड़ियों को टूटने से बचाया जा सके। और बदलते वक्त के साथ इन पॉकेट का नाम भी बदला गया, जैसे कि टिकट पॉकेट, कॉइन पॉकेट, और यहाँ तक कि कॉन्डोम पैकेट भी। आजकल तो ये इतने छोटे हो गए हैं कि इनमें मुश्किल से ही कुछ रखा जा सकता है, लेकिन आज ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इतिहास का सबसे कम दिलचस्प दिन कौन सा था? आपको लगता होगा कि सिर्फ आपका ही दिन काम या फिर स्कूल पर बोरिंग हो सकता है, लेकिन क्या आप इसकी तुलना 20वीं सदी के सबसे उबाऊ दिन से कर सकते हैं? ट्रू नॉलेज नाम के एक सर्च इंजन के परिणामों के हिसाब से 11 अप्रैल 1954 को ऑफिशियली सबसे बोरिंग दिन का टाइटल दिया गया है। तकरीबन 300 मिलियन फैक्ट्स को एनालाइज करके सर्च इंजन ने यह पता लगाया कि 1954 की वो संडे की दोपहर को बस 2 ही इवेंट आयोजित हुए थे, जिसमें से एक है फुटबॉल प्लेयर जैक सफलेबोथम का मर जाना, और दूसरा ये कि इस दिन अब्दुल्ला अतलार नाम के टर्किश एकेडमिक का जन्म हुआ था। इन इवेंट्स के अलावा हिस्ट्री में इस दिन कुछ और घटित नहीं हुआ था। माना जाता है कि इसने 30 अप्रैल 1930 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिसे अभी तक का सबसे बोरिंग दिन माना जाता था। और तो और बीबीसी रेडियो अनाउंसर ने भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि आज के दिन उनके पास कोई भी कहानी है ही नहीं। सुअर आसमान की तरफ क्यों नहीं देख सकते? सुअर आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान जीवों में से एक हो सकते हैं, लेकिन वे एकमात्र ऐसे जीव हैं जो आसमान की तरफ नहीं देख सकते। हालांकि वे जमीन पर उल्टा लेटकर या फिर पानी में इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। और हाँ, सुअर हमारी तरह कभी भी आसमान में नहीं देख सकते, क्योंकि उनका शरीर उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। उनके मसल्स ही कुछ इस तरह से विकसित होते हैं कि वे आसमान की ओर नहीं देख सकते। और अब एवोल्यूशन की बात करें तो ज्यादातर जानवरों के एवोल्यूशन उनकी अपनी शिकारियों से बचने की क्वालिटीज की वजह से हुआ है, या फिर खाने की खोज के कारण। तो सुअर को उनका खाना जमीन में मिल जाता है, जैसे कि पौधों की जड़ें, फूल और कीड़े, और यही कारण है कि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत ही नहीं है। क्या हाई हील्स हमेशा से महिलाओं के लिए थे? हाई हील्स और
स्टेलेटोस को फीमेल एक्सेसरी माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ऐसा नहीं था। 10वीं शताब्दी में यूरोप में घुड़सवारी करने वाले पुरुष इन्हें पहना करते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनके पैरों की पकड़ घोड़ों पर अच्छी रहती थी। धीरे धीरे पर्शियन घुड़सवारों ने 1 इंच की हील्स को अपनाया, जिसके बाद ये ट्रेंड यूरोप में भी फैल गया। और ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता था कि जिसके पास भी घोड़े होंगे वे अमीर परिवार के होंगे। कुछ इसी तरह 17वीं सदी से बड़े घरानों की महिलाएं भी हील्स पहनने लगीं, और इस तरह से हील्स अमीर लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गया। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक पुरुषों ने इन्हें पहनने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन महिलाओं के हील्स अब तक इतने डेकोरेटिव एंड फैशनेबल बन चुके थे कि आज भी आप इन्हें ट्रेंड में देख सकते हैं। आप अपनी नाक पकड़कर हमिंग क्यों नहीं कर सकते? इंसान वैसे तो बहुत सारी चीजें करने में समर्थ होते हैं, लेकिन हमिंग करते करते नाक को पकड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे आसान जवाब यह है कि आप नाक पकड़कर मुंह बंद रखते हुए सांस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर हवा को निकलने के लिए जगह नहीं रहती, और हमिंग की आवाज करने के लिए हवा को आपके लार्निक्स से गुजरना पड़ता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके होंठ पूरी तरह से सील होते हैं। परिणाम स्वरूप आप कुछ सेकंड के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको सांस लेने के लिए मुंह खोलना ही पड़ेगा। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। नवजात शिशुओं के आंसू क्यों नहीं निकलते? आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि आखिरकार जन्म के वक्त सभी बच्चे रोते हैं, फिर भी उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जन्म लेने के तुरंत बाद ही उनके टीयर डक्ट्स काम करना शुरू नहीं करते। इन्हें डेवलप होने के लिए कम से कम 2 हफ्तों से 2 महीने का समय लगता है। हमारी पलकों के नीचे बादाम के आकार की लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हमारी आंखों के नीचे आते हैं, जिसके बाद कोनों में मौजूद टीयर डक्ट्स ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे गालों पर ओवरफ्लो होते हैं, बिल्कुल किसी ग्लास में ओवरफ्लो हो रहे पानी की तरह। साइंटिस्ट अभी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिस्टम सीधी क्यों नहीं है, लेकिन एक बार इन बच्चों के डक्ट्स खुल जाते हैं, उसके बाद उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं है। पृथ्वी पर सबसे अकेला जीव कौन सा है? 1989 में सोसस नामक अंडर वाटर हाइड्रोफोन की एक श्रृंखला, जिसे नेवी द्वारा बनाया गया था ताकि वे दुश्मन की सबमरीन्स का पता लगा सकें। इन हाइड्रोफोन ने एक अलग ही तरह के सिग्नल पैसिफिक कोस्ट के पास कैच किए। ये सॉन्ग्स बहुत हद तक वेल के सॉन्ग से मिलते जुलते थे, और इनकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 52 हर्ट्ज थी, जो ब्लू वेल की फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा है। एक ब्लू वेल 10 से 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में गाती है, या फिर फिन वेल 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर गाती है। बिल वेटकिंस नाम के एक मरीन मैमल रिसर्चर ने यह डिसाइड किया कि वो इस उदास वेल पर नजर रखने के लिए अपने जीवन के काम को समर्पित करेंगे, जिसका नाम उन्होंने 52 रखा। हालांकि वेटकिंस की मृत्यु 2004 में हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने 12 साल की जितनी रिकॉर्डिंग्स इकट्ठा कर ली थी, जो ऐसा अपने साथी की खोज में कर रही थी। उसकी आवाज इतनी यूनिक है कि वो एक लवर को अट्रैक्ट कर सके। हालांकि शोधकर्ताओं को अभी तक ये वेल नजर नहीं आई है। उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या 52 अभी भी उस समुद्र में है या फिर नहीं है। क्या स्टॉप साइन हमेशा से लाल थे? आजकल सड़क पर हम जो रोड साइंस देखते हैं ना, वे अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब ये भड़क लाल रंग का आइकॉनिक स्टॉप साइन येलो कलर का था। इसकी कहानी 1922 से जुड़ी हुई है, जब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी और उन्होंने पीले रंग को चुना था। अभी तक लाल रंग के ट्रैफिक लाइट में यूज किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग खतरे की निशानी है, और शायद इसलिए भी क्योंकि ये सबसे ज्यादा लंबी वेवलेंथ वाला है। हमारी आंखों में कौन के आकार के सेल्स होते हैं जो कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम पर 380 to 700 नैनोमीटर्स दूर तक अलग अलग वेवलेंथ्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। लाल रंग ऑलमोस्ट 700 की रेंज में आता है, और ये एक ऐसा कलर है जिसे हम दूर से देख सकते हैं। लेकिन अफसोस कि 1922 में उनके पास रेड डाई उपलब्ध ही नहीं थी, जो बाद में खराब नहीं होती। इसीलिए उन्होंने पीले रंग को चुना, जो कि वेवलेंथ के मामले में दूसरे नंबर पर है। लेकिन 1954 में खराब ना होने वाला रेड प्रोक्लेन एनिमल मिल गया। एक टुत्सी पॉप के सेंटर तक पहुंचने के लिए उसे कितनी बार चाटना पड़ता है? जिस किसी को मीठा खाना पसंद है और उतना ही उन्हें टूटीज पॉप्स भी खाना पसंद है, उन्हें इस प्रश्न ने कई बार परेशान किया है। इन कैंडीज ने अपना आइकॉनिक स्लोगन 1970 में लॉन्च किया था। हालांकि कमर्शियल का कहना है कि दुनिया इसका पता नहीं लगा सकती, इसलिए कुछ ऑफिशियल अटेम्प्ट्स किए गए ताकि ये इससे जुड़ी बहस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। ब्रूडे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने एक लिकिंग मशीन इन्वेंट की, जो कि बिल्कुल इंसानों की जीभ की तरह काम करती थी। इससे पता चला कि टूटीज रोल के सेंटर पॉइंट तक पहुंचने से पहले उसे कम से कम 364 बार चाटना पड़ता है। इसी तरह 20 वॉलंटरीज ने भी एक एक्सपेरिमेंट में पार्ट लिया।
जहां ओल्ड फैशन तरीके से उन्हें पता चला कि इस पॉप को कम से कम 254 बार चाटना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि इसका सही आंकड़ा इन दो नंबर्स के बीच में से है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, बस आपके पास टाइम होना चाहिए। ध्यान रखिए कहीं आपकी जीभ ऐसी ना बन जाए। OMG मुहावरा कितना पुराना है? OMG इसे 2011 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ऑफिशियली स्वागत किया गया और ये एक ऐसा स्लैंग है जिसे लोल के बाद दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति जितनी आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पुरानी है। इनफैक्ट इसका सबसे पहला यूज 1917 में पाया गया जब जॉन अर्बुथनट फिशर नाम के ब्रिटिश नेवी एडमिरल ने विंस्टन चर्चिल को एक लेटर लिखा। मैंने सुना है कि नाइटहुड का एक नया आदेश टेपिस पर है। OMG इस पर ध्यान जरूर दें। काश फिशर इस बात को देख सकते कि 21वीं सदी के उनके ये फ्रेज कितने पॉपुलर होने वाला है। शेफ की टोपी पर प्लीट्स क्यों होते हैं? शेफ की क्लासिक टोपी को ऑफिशियली टॉक ब्लैंक नाम से भी जाना जाता है और ये अपने सफेद आकार के कारण बेहद पॉपुलर है और पीछे बहुत से रहस्य हैं। ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है। कई लोगों का कहना है कि शेफ्स को ये स्पेशल हेडगियर 7वीं सदी में गिफ्ट किए गए ताकि वे राजा को जहर ना मिला सकें। वहीं दूसरी कहानी का कहना है कि हेनरी 8 ने अपने शेफ को सर पर टोपी पहनने के लिए कहा क्योंकि उन्हें उनके सूप में बाल मिला था और अब तक को उसकी ख्याति प्राप्त हो गई थी और ये शेफ के एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करती थी। शुरुआती दिनों में 100 प्लेट्स का मतलब होता था कि एक शेफ को 100 से ज्यादा डिशेस बनाने आती हैं। आजकल भले ही शेफ की टोपी में ज्यादा प्लेट्स ना हो, लेकिन भले ही वो नंबर 3 या 4 क्यों ना हो, ये उनके एक्सपीरियंस को दर्शाते हैं। हमारी नाक की एक बार में एक ही नॉस्ट्रिल क्यों बंद होता है? आपको सर्दी होने वाली है, इसका अंदेशा आपको कब होता है? जब आपका नाक का एक हिस्सा भारी हो जाता है तब, और आमतौर पर एक नॉस्ट्रिल दूसरे से ज्यादा ब्लॉक्ड लगता है। ऐसा नेजल साइकिल नाम की एक प्रक्रिया के कारण होता है। वैसे तो ये साइकिल हमेशा काम करती है, लेकिन जब आप बीमार होते हैं तब ये आपकी नजर में आती है। आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप एक नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस लेते हैं और ये बारी बारी से अपने राउंड्स बदलते रहते हैं। हमारी बॉडी एक तरफ के टिश्यूज को फुला देती है और दूसरे को बंद कर देती है और ऐसा हर 3 से 6 घंटे पर होता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रणाली हमारी सूंघने की शक्ति को भी प्रभावित करती है, क्योंकि कुछ सुगंध हवा के तेज बहाव के साथ हम तक जल्दी पहुंचते हैं, तो वहीं कुछ सुगंध हवा की धीमी बहाव के साथ। अगर हमारे नाक में निरंतर हवा का बहाव होता रहा तो वो हमारे उन बालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जो हमें दूषित पदार्थों से बचाते हैं। ये प्रक्रिया तब तेज हो जाती है जब आप बीमार होते हैं, इसलिए आपको एक नॉस्ट्रिल दूसरे की तुलना में ज्यादा बंद लगता है। न्यूटेला का आविष्कार कैसे हुआ? न्यूटेला दुनिया का एक बेहद मशहूर स्प्रेड है जिसे अब आप अलग अलग आकार में देख सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आपकी कल्पना से कहीं अधिक विनम्र है। हालांकि न्यूटेला का सबसे पहला जार अपनी फैक्ट्री से 20 अप्रैल 1964 में निकला गया था, लेकिन इसकी उत्पत्ति 1940 में हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पिएत्रो फेरेरो नामक एक इतालवी पेस्ट्री निर्माता ने अपनी चॉकलेट राशन को यथासंभव लंबे समय तक चलने के लिए कीमती कोको की थोड़ी मात्रा के साथ हेजलनट से बने एक मीठे पेस्ट को मिलाने का फैसला किया था और उन्होंने अपने इस पॉपुलर क्रिएशन को ज्ञान डुजोत का नाम दिया। ये नाम उसे उस वक्त मौजूद एक फेमस लोकल कार्निवल कैरेक्टर के नाम पर दिया गया था। बाद में इसे छोटे छोटे लोफ के रूप में पैक करके स्लाइस में बेचा जाने लगा। किसी लीजन का कहना है कि 1949 की भीषण गर्मी के दौरान उसी साल जब पेत्रो का निधन हुआ तब उनके एल्बा के वेयरहाउस में रखे सभी गेंजोट प्रोडक्ट पिघल गए, जिसके बाद उनके बेटे मिशेल ने उन्हें जार में भरकर बेच दिया और 1962 में इसे न्यूटेला का नाम दिया गया और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में और प्रख्यात होता चला गया, वो भी एक एक्सीडेंट के कारण। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो फॉर्मेट की सीरीज बनाऊं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और हाँ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको इनमें से कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। देखने के लिए शुक्रिया।